मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। आजकल के समय में जो पॉपुलर मेथड्स हैं, जो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं फॉर कूलिंग, वो है फ्रिज एंड एसी सिस्टम। लेकिन और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे कि रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट प्रोवाइड कराया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण। इसमें होता क्या है कि अगर हम किसी लिक्विड को हीट सप्लाई करते हैं, यानी कि अगर कोई लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करता है, तो उस हीट की वजह से इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और वो इवेपोरेट हो जाते हैं। इसका मतलब उस लिक्विड ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और उस ऑब्जेक्ट को जहाँ से हीट आ रही थी उसका हीट कम कर दिया। इस तरह से हम इवेपोरेशन टेक्निक को यूज करते हैं किसी भी स्पेस को कूल करने में। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें कि एक सिलेंडर में वोलाटाइल लिक्विड रखा गया है, जो कि जनरली लिक्विड नाइट्रोजन या लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इस वोलाटाइल लिक्विड को, ये वोलाटाइल लिक्विड का मतलब होता है जो जल्दी से वाष्पीकृत हो जाए। स्टॉप वाल्व ओपन करके हम इस लिक्विड को सप्लाई कर देंगे चैम्बर के अंदर जो सिलेंडर रखा है उसमें। तो अभी तो ये लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जिस स्पेस में सिलेंडर रखा है अंदर की तरफ वो इंसुलेटेड है। तो इंसुलेशन के अंदर जो एरिया है, जो स्पेस है, जो वॉल्यूम है, यहाँ जो भी हीट होगी उस हीट की वजह से ये लिक्विड वोलाटाइल हो जाएगा, इवेपोरेट होने लगेगा, यानी कि स्पेस की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और ख़ुद इवेपोरेट हो जाएगा। अब चूँकि इसने स्पेस की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसका मतलब स्पेस की हीट कम हो गई। इंसुलेटेड चैम्बर जो बना है उसके अंदर जो स्पेस है, खाली स्पेस है, वहाँ की हीट एनर्जी को इस वोलाटाइल लिक्विड ने एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि उस स्पेस की हीट चली गई लिक्विड में, तो स्पेस अपने आप कूल हो गया। तो ये एक टेक्निक है कूलिंग प्रोवाइड कराने की। और जो लिक्विड है जिसने हीट एब्जॉर्ब किया है ये इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि एटमॉस्फेयर को चला जाएगा। नेक्स्ट टेक्निक है डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट्स इन वाटर। कुछ ऐसे साल्ट्स होते हैं जिनको कि जब हम वाटर में इंसर्ट करते हैं तो ये वाटर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर की हीट को एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है कि वाटर कूल हो गया। फिर क्या, इस वाटर को हम उस जगह पे लेके जाएंगे या उस कंपोनेंट के साथ रख देंगे जिसको कूल करना है। क्योंकि वाटर ऑलरेडी कूल्ड है, तो वो क्या करेगा, जिस ऑब्जेक्ट के पास इसको लेके जाएंगे ये वाटर उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और उस ऑब्जेक्ट को कूल कर देगा। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, ये वाटर के टेम्परेचर को -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक डिक्रीज़ कर देता है। वहीं कैल्शियम क्लोराइड वाटर के टेम्परेचर को -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके आता है। तो ये ठीक ठाक अमाउंट है कूलिंग का, जिसकी हेल्प से हम लोअर कूलिंग तो अचीव कर ही सकते हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर हम फिर से उस वाटर का इवेपोरेशन कर दें तो हमको फिर से साल्ट यानी कि नमक वापस से मिल जाएगा। थर्ड टेक्निक है आइस रेफ्रिजरेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी इंसुलेटेड चैम्बर में नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल आइस रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चैम्बर है इंसुलेटेड, जिस पे कुछ आइस ब्लॉक्स रखे गए हैं और जहाँ पे है ट्रे फॉर कीपिंग द फूड स्टफ्स, वहाँ पे हमको वो प्रोडक्ट्स रखने हैं जिनको कि कूल करना है। अब चूँकि इनिशियली आइस का टेम्परेचर कम है और जो फूड आइटम्स रखे गए हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इस स्पेस में जो एयर ऐसी है जो कि उन फूड आइटम्स के कांटेक्ट में है जिनका टेम्परेचर रिलेटिवली ज़्यादा है, तो फूड का वो टेम्परेचर वहाँ की एयर एब्जॉर्ब कर लेगी
और जो एयर इस तरह से हॉट हो जाएगी उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। जो ऊपर जाएगी तो किसके कांटेक्ट में आ जाएगी? आइस के साथ, और वो अपना हीट आइस को ट्रांसफ़र कर देगी और आइस उसको क्या करेगा? कूल कर देगा। हॉट एयर अपना टेम्परेचर, अपनी हीट आइस को ट्रांसफ़र कर देगी और आइस क्या करेगा? अपनी कोल्डनेस उस एयर को ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरह से आइस मेल्ट होगा और जो एयर अब कूल हो गई है उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि वो ठंडी हो गई है। तो डेंसिटी इंक्रीज होते ही वो फिर से नीचे की तरफ आती है और आके कहाँ टकराएगी? उन फूड आइटम्स के साथ जो कि नीचे रखे गए हैं। इस तरह से वो जो ठंडी हवा है वो उन फूड आइटम्स को भी कूल कर देती है। ये बेसिक फंक्शन है आइस रेफ्रिजरेशन का सिस्टम का। ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है फेज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू फेज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। अगर कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड फॉर्म में है, इसका फेज चेंज हो रहा है सीधे वेपर फॉर्म में विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड फॉर्म। यानी कि पहले प्रोसेस क्या होता है? कोई सॉलिड होता है, जब उसको हम हीट सप्लाई करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और फर्दर वो वेपर बन जाता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि सॉलिड को हीट प्रोवाइड कराएं जिससे कि ये हीट हो और सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको कहा जाता है ड्राई आइस। ये भी एक ऐसा केमिकल है जो कि सॉलिड से सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो ऐसा करता है, जब ये फेज चेंज करता है, तो ये हीट एब्जॉर्ब करता है। ये कितना हीट एब्जॉर्ब करता है? इक्विवेलेंट टू इट्स लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा किसी स्पेस से, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो जाहिर सी बात है कि उसको कूल कर देगा। क्योंकि टेम्परेचर का तो यही रूल है, अगर किसी ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट से हीट एब्जॉर्ब कर लिया, इसका मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट का हीट अपने आप कम हो गया। तो इसको भी जब फेज चेंज करना होगा, सॉलिड से वेपर में जाना होगा, तो ये अपने आसपास की चीज़ों की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और अपना फेज चेंज कर देगा, वेपर बन जाएगा। लेकिन ऐसा करने में इसने क्या किया? उस स्पेस को कूल कर दिया। तो बस यही तो है कूलिंग इफेक्ट। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो सॉलिड CO2 है, ये 573 किलोजूल पर किलोग्राम का रेफ्रिजरेशन मेंटेन करता है -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नेक्स्ट है केमिकल मेथड्स। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे कि अमोनिया, इनको भी कूलिंग कराने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि ये इजीली वेपराइज हो जाते हैं डिजायर्ड टेम्परेचर पे। ठीक, तो ये भी क्या करते हैं, जहाँ पे रखे होते हैं उसके आसपास के स्पेस को कूल कर देते हैं। नेक्स्ट है एयर और गैस रेफ्रिजरेशन। ये इम्पोर्टेंट है, समझने लायक है। अगर हम किसी भी गैस का एक्सपांसन करते हैं, किसी भी गैस को एक्सपैंड करते हैं, तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। कोई भी गैस जब एक्सपैंड होगी तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों रिड्यूस हो जाता है। इसको एक एग्जांपल समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एयर है जो कि इनिशियली टेम्परेचर T1 जो कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड था और इनिशियल प्रेशर P1 1 एटमॉस्फेरिक, ये इसकी इनिशियल कंडीशन थी एयर की। इनिशियल प्रेशर कितना था? 1 एटमॉस्फेरिक, और इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इस एयर को आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस किया गया है, यानी कि हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बस इसको कंप्रेस किया गया है। और कंप्रेस करके कितना कर दिया गया? एट 5 एटमॉस्फेरिक।
इसका जो फाइनल प्रेशर है उसको 5 एटमॉस्फेरिक कर दिया गया। तो जब भी हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेशन की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट होता है और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ प्रेशर भी बढ़ जाता है चूँकि वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इसको हमने इनिशियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक से 5 एटमॉस्फेरिक तक मैग्नीफाई कर दिया कंप्रेशन के थ्रू। तो अगर हम ये जानना चाहें कि इसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा आफ्टर कंप्रेशन, तो उसका फार्मूला यहाँ पे नीचे लिखा गया है। जहाँ कि T1 कितना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 288 केल्विन। गामा की वैल्यू 1.4, फाइनल प्रेशर P2 5 है, इनिशियल प्रेशर P1 1। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर आएगा 456.3 केल्विन। यानी कि जहाँ इनिशियल टेम्परेचर 288 केल्विन था वहाँ पे अब आफ्टर कंप्रेशन फाइनल टेम्परेचर 456.3 केल्विन और फाइनल प्रेशर है 5 एटमॉस्फेरिक। अभी जो कंप्रेस्ड एयर है इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इसके टेम्परेचर को रिड्यूस करके फिर से इनिशियल टेम्परेचर पे ला सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स प्रेशर। एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। इसका नाम ही है हीट एक्सचेंजर। ये हीट को एक्सचेंज करता है। जिस कंपोनेंट का, जिस लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा हो उसके टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है, और जो लिक्विड ऐसा काम करता है उसका इनिशियल टेम्परेचर कम होता है और वो उसके हीट को एब्जॉर्व करके अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर लेता है। तो जो कंप्रेस्ड एयर अभी हमको मिली है, हम इसकी हीट को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसकी हीट को किसी दूसरे लिक्विड को सप्लाई कर सकते हैं और इसको फिर से इनिशियल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर यानी कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ 288 केल्विन वहाँ तक ला सकते हैं। तो उसका टेम्परेचर फिर से कम हो गया, लेकिन प्रेशर अब भी हाई प्रेशर बना हुआ है। इसलिए अब जो टेम्परेचर है कितना है 288 केल्विन और प्रेशर अब भी 5 एटमॉस्फेरिक। अब इस कंडीशन में जो एयर है उसको हम फिर से एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि जो गैस या जो लिक्विड अंडर हाई प्रेशर होता है वो एक्सपैंड भी बहुत तेज़ी से होता है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। तो इनिशियल प्रेशर तो केवल 1 एटमॉस्फेरिक था, लेकिन अभी प्रेशर कितना है 5 एटमॉस्फेरिक। तो जब हम इस गैस को, इस एयर को अब रिलीज करेंगे तो बहुत तेज़ी से एक्सपैंड होगी। और इसको हम एक्सपैंड कब तक कर रहे हैं, जब तक कि फिर से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ना आ जाए। और ऐसा करने में जो अब उसका टेम्परेचर होगा उसका फार्मूला फिर से यूज करना है। अब की बार T3 कितना है 288 केल्विन। P4 यानी कि फाइनल टेम्परेचर जो आफ्टर एक्सपेंशन मिला है वो है 1 एटमॉस्फेरिक। P3 इनिशियल प्रेशर इन दिस कंडीशन 5, गामा की वैल्यू 1.4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको टेम्परेचर मिलेगा -91.2 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचिए इनिशियल टेम्परेचर कितना था 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये सब प्रोसेस करने के बाद, एक बार कंप्रेशन करने के बाद, फिर एक्सपांसन करने के बाद टेम्परेचर मिला -91.2 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि एक अच्छा कूलिंग इफेक्ट है। अब इसमें जो पहले स्टेप में कंप्रेशन किया गया था वो इसलिए किया गया था जिससे कि प्रेशर बढ़ जाए। वहाँ पे जो मेन एम था, जो मोटो था, वो था कि प्रेशर बढ़ जाए, लेकिन नेचुरली टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया। इसलिए उस टेम्परेचर को रिमूव करना पड़ा हीट एक्सचेंजर की मदद से, लेकिन प्रेशर अभी वही बना रहा। और अंडर हाई प्रेशर जब ये एयर एक्सपेंड होगी तो उतना ही ज़्यादा इसका टेम्परेचर भी लोअर होता चला जाएगा। नेक्स्ट मेथड है रेफ्रिजरेशन का थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग का मतलब होता है कि कोई लिक्विड जब फ्लो करे तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करे। हेंस इट इज एक्सपांसन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ऐसा कब होगा, जब फ्लो पाथ के बीच में हम कोई स्मॉल ओवरफिश रख दें या कोई नैरो पैसेज हो, जिसको कि पोरस प्लग कहा जाता है। तो इसके इनिशियल साइड में जो भी प्रेशर है, जो फ्लो इन लिखा हुआ है, वहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो जब तक इसको रेगुलर क्रॉस सेक्शन मिल रहा था पाइप का, तब तक वो उसी प्रेशर के साथ मूव कर रहा था।
लेकिन बीच में इसको पोरस प्लग मिल गया, यहाँ पे उसकी जो ओपनिंग है वो कम हो गई, या अगर हम ऑरिफिस रखेंगे तब भी जो फ्लो एरिया है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट होगा और जो आउटपुट पे प्रेशर मिलेगा वो प्रेशर कम हो जाएगा। इसको कहते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ये प्रेशर ड्रॉप होता क्यों है? फ्रिक्शन की वजह से, रास्ते में उसको जो फ्रिक्शन मिला उसकी वजह से इसका प्रेशर ड्रॉप हो गया। इसलिए जो एग्जिट प्रेशर है वो हमेशा इनटेक प्रेशर से कम रहेगा। अब यहाँ पे कुछ बात समझने की है थ्रॉटलिंग प्रोसेस में। नो सॉफ्ट वर्क इज इन्वॉल्व्ड। हम वर्क तब बोलते हैं जब कोई मोशन हो, कोई मूवमेंट हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, रोटरी मोशन है, किसी टाइप का अगर मोशन हो रहा है इसका मतलब वर्क हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसलिए इस केस में हम कह सकते हैं कि नो सॉफ्ट वर्क इज़ इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट है नो हीट इंट्रैक्शन एज द पाइप्स इज़ थर्मली इंसुलेटेड। जो पाइप्स हैं वो थर्मली इंसुलेटेड हैं, कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ना सराउंडिंग से हीट आ रही है सिस्टम में, ना सिस्टम से जा रही है सराउंडिंग में, इसलिए यहाँ कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं है। तो सिंस नो सॉफ्ट वर्क इज इन्वॉल्व्ड, कोई सॉफ्ट वर्क नहीं है, इसलिए W इक्वल टू 0। नो हीट इंट्रैक्शन, इसका मतलब हीट में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, Q इक्वल टू 0। नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे जो पाइप रखा हुआ है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा हुआ है, चाहे इसके हम पोजीशन इनिशियल पोजीशन की बात करें चाहे फाइनल पोजीशन की बात करें, दोनों किसी एक रेफरेंस से फिक्स्ड हाइट पे हैं, इसलिए इनका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। और लास्ट है नेग्लिजिबल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है वो भी नेग्लिजिबल है। हमने एक फार्मूला पढ़ा है एनर्जी इक्वेशन का, H1 + V1²/2 + GZ1 + Q = H2 + V2²/2 + GZ2 + WS। अब यहाँ पे WS क्या है? सॉफ्ट वर्क, जो कि 0 है, इसलिए इस टर्म को हम 0 कर देंगे। कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है इंसुलेशन की वजह से, इसलिए Q भी 0 हो जाएगा। पाइप्स के दोनों एंड सेम एम्पलीट्यूड पे रखे गए हैं, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए GZ1 = GZ2 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, चूँकि वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए V1²/2 V2²/2 से कैंसिल हो जाएगा और हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा H1 = H2। इसका मतलब जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है उसमें फ्लूइड की इंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, इसीलिए थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहा जाता है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। और जो यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अगर मान लीजिए वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है, तो इंथैल्पिक फार्मूला होता है mCp∆T। अगर हम H1 = H2 की जगह लिखें mCp∆T1 = mCp∆T2, तो m और Cp दोनों साइड से कट जाएंगे, हमको मिलेगा T1 = T2, यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सेम है। और आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि अगर कोई थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो रहा है और उस प्रोसेस में आइडियल गैस यूज हो रही है तो उसमें 3 चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। पहली है एंथैल्पी H1 = H2, सेकंड है टेम्परेचर T1 = T2 और थर्ड है इंटरनल एनर्जी U1 = U2। लेकिन ये तब होगा जब फ्लूइड आइडियल गैस की तरह बिहेव करे। अगर वो रियल गैस होगा तो ये आप जान के चलिए कि फाइनल पोजीशन पे, आउटलेट पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों रिड्यूस कर जाते हैं और इसी टेम्परेचर का हम यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट है थर्मोकपल कूलिंग। यहाँ फिगर में देख सकते हैं 2 डिफरेंट मेटल्स हैं जिनको आपस में ज्वाइन किया गया है और ज्वाइन करने की वजह से यहाँ पे 2 जंक्शंस बन गए हैं।
आप लोगों ने थर्मोकपल के बारे में पढ़ा होगा। थर्मोकपल एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो डिसिमिलर मेटल्स को हम इसी तरह से ज्वाइन करते हैं जिससे कि दो जंक्शंस बन जाएं। और अगर हम एक जंक्शन को हॉट टेम्परेचर पर रखें और दूसरे को कोल्ड टेम्परेचर पर रखें, यानी कि अगर दोनों जंक्शंस में हम टेम्परेचर डिफरेंस ला दें तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और इस पूरे के पूरे सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। इसको बोलते हैं थर्मोकपल। जस्ट इसका उल्टा होता है पेल्टियर इफ़ेक्ट। पेल्टियर इफ़ेक्ट में हम क्या करेंगे, डीसी सोर्स से करंट सप्लाई करेंगे इस पूरे सर्किट में, जिससे कि यहाँ पे जो जंक्शंस हैं उनमें टेम्परेचर डिफरेंस अपने आप आ जाएगा। यानी कि एक जंक्शन हाई टेम्परेचर पे हो जाएगा और दूसरा जंक्शन कोल्ड टेम्परेचर पे हो जाएगा। तो जो जंक्शन कोल्ड टेम्परेचर पे है उसको हम उस ऑब्जेक्ट के पास या उस स्पेस में लेके जाएंगे जहां हमको कूलिंग चाहिए। क्योंकि ये पहले से ही कूल्ड है तो वो उस स्पेस को भी कूल कर देगा जहां पे कूलिंग करनी है। अब यहाँ पे कौन सा जंक्शन हॉट होगा, कौन सा जंक्शन कोल्ड होगा, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर हम पोलैरिटी चेंज कर देंगे करंट की तो जो जंक्शंस की पोजीशन है वो भी चेंज हो जाएगी। यानी कि जो हॉट जंक्शन है वो कोल्ड जंक्शन हो जाएगा और जो कोल्ड जंक्शन है वो हॉट जंक्शन हो जाएगा।